दोस्तों, साउथ एशिया में एक रात में सियासत पलट गई। बांग्लादेश जो सालों तक स्टेबल लग रहा था, अचानक टूट गया और शेख हसीना जो एब्सोल्यूट पावर की सिंबल थी, हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश छोड़कर सीधे इंडिया चली आई। एक साल बाद दोस्तों इन एब्सेंटिया उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में डेथ सेंटेंस सुनाया गया। लेकिन सवाल वर्डिक्ट का नहीं है दोस्तों, सवाल है बांग्लादेश कोलैप्स हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है जनवरी 2024 से। 2024 इलेक्शन के बाद कोटा प्रोटेस्ट का एक छोटा स्पार्क नेशन वाइड एंटी गवर्नमेंट वेव बन गया। 5 अगस्त 2024 को ढाका फट पड़ा, फायरिंग, क्लैशेस और दर्जनों लोग मारे गए और उसी केओस में हसीना क्वाइटली फ्ली कर गई, देश लीडरलेस रह गया। 8 अगस्त को नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस इंटरिम चीफ एडवाइजर बनाए गए, पर सरफेस के नीचे ट्रिब्यूनल, मिलिट्री प्रेशर और इंटरनेशनल फोर्सेस एक नया इक्वेशन बना रही थी दोस्तों। 17 नवंबर 2025 को वर्डिक्ट दिया गया कि शेख हसीना इज गिल्टी, पर असली क्यूरियोसिटी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। क्या ये जस्टिस था या पॉलिटिकल टेक डाउन? और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है, इससे भारत के इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस मेल्टडाउन को लेयर बाय लेयर समझेंगे और जानेंगे कि बांग्लादेश का गिरना पूरे रीजन की डायरेक्शन कैसे बदल देगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है जनवरी 2024 से, एक ऐसी तारीख जहां बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में पहली दरार दिखना शुरू हो गई। 7 जनवरी 2024 को शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। हालांकि इस इलेक्शन में क्रिटिक्स ने इसे शैम इलेक्शन बोला और जिसे मेन अपोजिशन बीएनपी ने पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया। पेपर पर दोस्तों सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ग्राउंड पर एक चिंगारी जल चुकी थी। फरवरी 2024 बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में सिविल सर्विसेज जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट क्वाइटली ऑर्गेनाइज हो रहे थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें कोटा सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में सिविल सर्विसेज कोटा सिस्टम 1972 में आजादी के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मकसद था कि कुछ सरकारी नौकरियां उन समूह के लिए रिजर्व रहे जो ऐतिहासिक तौर पर पीछे रह गए, जैसे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे, अल्पसंख्यक कम्युनिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट के लोग। लेकिन धीरे धीरे मेरिट बेस्ड सीट्स खटने लगी और एक वक्त दोस्तों ऐसा आया कि सिर्फ 44% जॉब्स ही प्योर मेरिट पर ओपन थी। यहीं से स्टूडेंट्स की नाराजगी बढ़ी और कोटा इशू एक नेशनल प्रोटेस्ट में बदल गया। पहले प्रोटेस्ट शांत था, क्लासरूम के बाहर प्ले कार्ड्स, कैंपस में छोटे मार्चेस और यूनिवर्सिटी गेट्स पर स्लोगन्स। लेकिन मार्च 2024 के बाद इस मूवमेंट का टोन बदल गया। पुलिस ने ढाका यूनिवर्सिटी पर लाठीचार्ज कर दिया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अप्रैल 2024 आते आते कोटा प्रोटेस्ट अब कोई इशू बेस्ड मूवमेंट नहीं रहा दोस्तों, ये एक एंटी गवर्नमेंट अपराइजिंग का शेप लेने लगा। स्टूडेंट कह रहे थे ये सरकार हमारी बात सुनने को रेडी ही नहीं है, और दोस्तों सरकार कह रही थी ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल फोर्सेस द्वारा चलाया गया है। मई 2024 तक हालात और बिगड़ गए, क्रैकडाउन और वायलेंट हो गया। टीयर गैसेस, रबर बुलेट्स, स्टूडेंट को उठाकर पुलिस वैन्स में डालना और फिर उनको पुलिस स्टेशन में टॉर्चर करना, और ये सारी बातें धीरे धीरे सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल होने लगी। इसके बाद एक नया फिनोमेना शुरू हुआ दोस्तों, मिसिंग स्टूडेंट्स का। फैमिली स्टेशन के चक्कर लगा रही थी, मगर बच्चों की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। मूवमेंट का स्टेल अब स्टूडेंट से बाहर निकलकर टीचर, पेरेंट्स और आम जनता तक पहुंचना शुरू हो चुका था। सबको लग रहा था कुछ बहुत गलत चल रहा है। जून 2024 ढाका के अंदर एटमॉस्फेयर एक्सप्लोसिव हो चुका था दोस्तों। कोटा इशू अब सिंबल बन चुका था फ्रस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट फेलियर का और एक ऐसे सिस्टम का जो आवाज उठाने पर उसे दबा देता था। दोस्तों फिर आया वो मूवमेंट जहां से पूरा नैरेटिव पलट गया। जुलाई 2024 द लीक्ड ऑडियो। ওপেন নির্দেশনা লাগবে নাম্বার নির্দেশনা দেওয়া আছে স্যার, ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিতে এখন লেটার লিখবেন ব্যবহার করবে, যেখানে পাবে সেটা গুলি করবে। एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें अलीगली एक आवाज बोली जा रही थी, लीथल फोर्स यूज करो। सरकार ने क्लिप को फेक बोला। शेख हसीना ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने कभी निहत्थे प्रोटेस्टर पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन आवाम ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुकी थी कि क्रैकडाउन का डायरेक्शन ऊपर से आ रहा है। इस एक लीक ने मूवमेंट को पेट्रोल की तरह फ्यूल कर दिया दोस्तों।
ढाका, चिट्टागोंग, सिलहिट, हर जगह प्रोटेस्ट अब ओपन चैलेंज बन गया। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हर दिन वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे, कैजुअलिटीज बढ़ रही थी, देश में फियर और एंगर दोनों ग्रो कर रहा था। लेट जुलाई 2024 में इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में एक सेंटेंस बार बार दोहराया जा रहा था, गवर्नमेंट कोलैप्स इज पॉसिबल। बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां एक स्पार्क भी पूरे सिस्टम को जला सकता था दोस्तों। और वो स्पार्क आया 5 अगस्त 2024 को, जहां से शेख हसीना की सरकार एक ही दिन में टूट गई और कहानी एक पॉलिटिकल मेल्टडाउन से बढ़कर एक ड्रामेटिक एस्केप में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ आता है 5 अगस्त 2024 को, बांग्लादेश की सियासत का सबसे वायलेंट और डिसाइसिव दिन। सुबह का ढाका ऊपर से शांत दिख रहा था दोस्तों, पर अंदर से फटने को तैयार। 5 अगस्त 2024 की सुबह ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कॉरिडोर में हलचल शुरू हो चुकी थी। कोटा प्रोटेस्ट अब सिर्फ कोटा का इशू नहीं था दोस्तों, यह सरकार के खिलाफ एक सीधा चैलेंज बन चुका था। हजारों स्टूडेंट शाहबाग चौक की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, पर भीड़ रोकने को तैयार नहीं थी। 10:30 बजे पहली फायरिंग होती है। इसमें रबर बुलेट्स और टीयर गैस का यूज होता है। इससे दर्जन भर लोग मारे जाते हैं और इससे पूरा शहर सड़कों पर उतर आता है दोस्तों। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम्स वायरल हो रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर लोग जमा होने लगे थे। ढाका का एटमॉस्फेयर अब फटने को तैयार था दोस्तों। दोपहर 12 बजे इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। पूरे शहर का कम्युनिकेशन दोस्तों काट दिया जाता है। जैसे जैसे सरकार कम्युनिकेशन चैनल बंद करती जा रही थी, वैसे वैसे लोगों की भीड़ सड़कों पर बढ़ने लगी थी। प्रोटेस्ट ढाका के हर कोने में फैल चुका था। मीरपुर, धनमोडी, गुलशान, हर तरफ भीड़, हर तरफ गुस्सा। पुलिस पीछे हटने लगी थी और प्रोटेस्टर सरकारी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। 2:45 पर सरकारी इमारतों पर हमले होना चालू हो गए थे। अवामी लीग के ऑफिस तोड़ दिए जाते हैं और फाइल्स जला दी जाती हैं। दोस्तों, 3:15 पर इमरजेंसी कोड भेजा जाता है, क्राउड इज अनकंट्रोलेबल, फॉल बैक रिक्वेस्टेड। पुलिस पूरे शहर से रिट्रीट कर रही थी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी लगभग गिर चुकी थी। शाम 4 बजे ढाका में 5 जगह वायलेंट क्लैशेस चल रहे थे। पीएम रेसिडेंस की सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी जाती है, पर ग्राउंड पर सिचुएशन उससे ज्यादा खतरनाक थी दोस्तों। 4:30 बजे प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस ब्रीच हो जाता है, बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं और पुलिस लाइंस कोलैप्स हो जाती हैं और अंदर कमांड सेंटर से एक रेड कोड एक्टिवेट किया जाता है, जिसका नाम था एक्सफिल प्रायोरिटी। यह कोड तब भेजा जाता है दोस्तों जब नेशनल लीडर की जान खतरे में हो। 5:15 पर शेख हसीना को इनर बंकर से निकालकर कैंटोनमेंट कॉरिडोर में शिफ्ट कर दिया जाता है। कॉन्वॉय पर पत्थर फेंके जाते हैं, पर कुछ एस्कॉर्ट्स इंजर्ड होते हैं और बाकी वो निकल जाती हैं आराम से। इस समय तक ढाका अब पूरी तरह से जनता के कंट्रोल में आ चुका था। 6:20 पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर होता है। शेख हसीना वहां पहुंचती हैं। एयर स्पेस को ऑलरेडी इमरजेंसी मोड पर शिफ्ट किया जा चुका था और धीरे से हेलीकॉप्टर ढाका की एयर स्पेस से बाहर निकल जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है ये एक मेडिकल विजिट है, पर रियलिटी दोस्तों सबको पता थी कि एक पॉलिटिकल इवैक्यूएशन है। 7 बजे हेलीकॉप्टर शेख हसीना को लेकर त्रिपुरा में एक सिक्योर जगह लैंड करता है। इंडियन ऑफिशियल उन्हें क्वाइटली रिसीव करते हैं। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस एक साइलेंट क्रॉसिंग। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 बांग्लादेश की पॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर पहुंचती है। शेख हसीना के देश से निकलने के बाद स्टूडेंट लिस्ट लेड प्रोटेस्ट का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि एग्जिस्टिंग सरकार पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। इस कोलैप्स के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई वो था एक कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम। ना इलेक्टेड अथॉरिटी बची थी, ना फंक्शनल कैबिनेट और ना ही कोई स्ट्रक्चर जो देश को तुरंत संभाल सके। बांग्लादेश एक ऐसे स्टेज पर खड़ा था जहां क्राइसिस को कंट्रोल करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम बन गया। इसी वैक्यूम के बीच मोहम्मद यूनिस को एंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया। यह वही यूनिस है जो एक नोबेल पीस प्राइज विनर है और जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की फाउंडेशन रखी थी, और एक ऐसा पब्लिक फिगर जिनका सियासत से पहले कभी कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं रहा। फिर भी कोलैप्स के इस वक्त उनका नाम स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की निशानी बन गया।
इंस्टीट्यूशन स्टैग्नेंट थे और पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह बिखर गया था। इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन तैयार की गई, जिसका नेतृत्व यूनुस ने संभाला ताकि देश को एक टेम्पररी डायरेक्शन दी जा सके। इस एंटरिम गवर्नमेंट का मिशन बिल्कुल सीधा और क्लियर रखा गया। सबसे पहला बेसिक्स रिफॉर्म्स लाने, स्टेट मशीनरी को स्टेबलाइज करना और फिर फरवरी 2026 तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। यूनुस को एक ब्रिज लीडर के रूप में देखा जा रहा था, जो कोलैप्स और अगले डेमोक्रेटिक फेज के बीच देश को सेफली ट्रांजिशन करा सकते हैं। दोस्तों, अब कहानी यहां से एक नया टर्न लेती है और अब समय आ गया है 5 अगस्त की घटनाओं की लायबिलिटी फिक्स करने का। 14 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक क्रिटिकल अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के दिनों में जो हिंसा हुई या जो फायरिंग हुई और जिसमें दर्जन लोग मारे गए, उसकी जांच सिर्फ पुलिस रिपोर्ट से नहीं होगी। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 17 नवंबर 2025 को सुनाया। कोर्ट रूम में जो नाम पढ़े गए, उन्होंने पूरे देश का पॉलिटिकल मैप बदल दिया। दोस्तों, सबसे ऊपर नाम था जिसे छुपाया नहीं जा सकता, वो था शेख हसीना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ट्रिब्यूनल के मुताबिक उनके ऊपर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अनलॉफुल कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी और 2024 के प्रोटेस्ट क्रैकडाउन में एक्सेसिव फोर्स यूज करने का आरोप सिद्ध हो गया। जजमेंट क्लियर था, डेथ सेंटेंस इन एब्सेंटिया। अगला नाम था असदुज्जम खान कमल, ये बांग्लादेश के होम मिनिस्टर थे। ट्रिब्यूनल ने कहा एनफोर्स डिसअपीयरेंस और लीथल फोर्स ऑथोराइज करने में उनका डायरेक्ट रोल था। उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाई गई। दोस्तों, उसके बाद नंबर आया चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चार्जेस थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, सप्रेशन ऑफ डिसेंट और प्रोटेस्ट डेज में पुलिस फायरिंग का। उनको वर्डिक्ट मिला लाइफ इंप्रिजनमेंट का। इसके नीचे ट्रिब्यूनल ने प्योर कमांड चेन को स्कैन किया। आरएबी के सीनियर कमांडर्स जिन पर कस्टोडियल टॉर्चर और अनलॉफुल डिटेंशन के आरोप थे, उन्हें 20 से 25 साल तक की सजा मिली। नेम्स ऑफिशियली पब्लिक नहीं किए गए हैं दोस्तों। फिर नंबर आया ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, कुछ सीनियर ऑफिसर्स का। ये वो लोग थे जो 5 अगस्त की फायरिंग में स्ट्रीट ऑपरेशन और फोर्स मिसयूज के लिए जिम्मेदार थे। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 15 से 20 साल की सजा दी और आखिर में 8 डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का केस सुना गया। चार्जेस थे आर्बिट्री अरेस्ट, एक्सेसिव पुलिस एक्शन और लोकल लेवल पर क्रैकडाउन इंप्लीमेंट करना। इन ऑफिसर्स को 7 से 10 साल की सजा सुनाई गई। इनके नाम सिक्योरिटी रीजन की वजह से पब्लिक नहीं किए गए। दोस्तों, ट्रिब्यूनल का जजमेंट एक चीज पर सेंटर्ड था, वो था क्रैकडाउन। एक स्पॉन्टेनियस पुलिस रिएक्शन नहीं था, ये एक इंटीग्रेटेड टॉप डाउन कमांड ऑपरेशन था, जिसमें हर लेवल का जिम्मेदार लॉ के सामने लाया गया। दोस्तों, डेथ सेंटेंस के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन एक पॉलिटिकल डिफेंस के रूप में सामने आया। दोस्तों, उन्हें चार्जेस को पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और कहा कि ट्रिब्यूनल एक बायस्ड और अनइलेक्टेड सरकार के रूप में सेटअप हुआ है। हसीना का कहना था कि वायलेंस कंट्रोल से बाहर चला गया था, लेकिन यह किसी प्लान्ड क्रैकडाउन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ आवामी लीग का वर्डिक्ट को सियासी साजिश बताते हुए देश भर में शटडाउन का कॉल दिया गया। पार्टी का स्टेंस यह था कि ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं, बल्कि उनको एक पॉलिटिकल इक्वेशन से मिटाने की कोशिश है। इस रिएक्शन से एक चीज तो दोस्तों क्लियर हो गई, जहां ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट को जस्टिस का पहला कदम बताया, वहीं हसीना और उनकी पार्टी के लिए यह फैसला डेमोक्रेसी और लेजिटिमेसी की लड़ाई बन चुका है। दोस्तों, ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट के बाद बांग्लादेश ने एक बोल्ड कदम उठाया। ढाका ने ऑफिशियली इंडिया से डिमांड की कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। उनके हिसाब से हसीना अब एक कन्विक्टेड लीडर है और उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने लाना जस्टिस का हिस्सा है। यह एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट 2013 की इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन टीटी का एक बेस था, जिसमें बांग्लादेश ने चार्जेस को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया, लेकिन इंडिया का जवाब कॉशियस था। दोस्तों, एमईए ने रिक्वेस्ट रिसीव होने की पुष्टि की पर कोई कमिटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट बस इतना था कि इंडिया रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के साथ खड़ा है। यह लैंग्वेज क्लियर करती है कि एक्सट्रेडिशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। एक तो हसीना इंडिया में एग्जाइल में है, दूसरा ट्रिब्यूनल का नेचर इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्प्यूटेड है। टीटी में एक क्लॉज भी है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस होने पर एक्सट्रेडिशन रोक सकता है। बांग्लादेश का प्रेशर सीधा है, इंडिया का रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजिक है और इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त एक नए डिप्लोमेटिक टेस्ट में फंसा हुआ है। दोस्तों,
दोस्तों, बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट का असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहा। इसका पहला झटका इंडिया को लगा। सबसे पहला, सिक्योरिटी प्रेशर। हसीना इंडिया में एग्जाइल में थी और दिल्ली को एक फ्यूजिटिव लीडर को होस्ट करते हुए बांग्लादेश के नए पॉलिटिकल सेटअप से रिलेशन बैलेंस करना था। बॉर्डर टेंशन भी तुरंत बढ़ा। त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल और मेघालय से रेफ्यूजी मूवमेंट और इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट्स इंक्रीज हो गए। फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट डबल करना पड़ा। स्ट्रेटेजिक लेयर में सबसे बड़ा डेंट यह था कि हसीना इंडिया की क्लोज अलाई थी। काउंटर टेरर हो या रोहिंग्या मॉनिटरिंग और नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी में बांग्लादेश का स्टेबल सरकारी सेटअप इंडिया के लिए एक बेस था। उनके गिरने से ये वो बेस दोस्तों हिल गया। इसी वैक्यूम में चाइना फैक्टर उभर कर सामने आया दोस्तों। पोर्ट्स, लोन्स और मिलिट्री आउटरीच के थ्रू बीजिंग इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। इंडिया के लिए एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक रिस्क था दोस्तों। इकोनॉमिक डिस्टरप्शन भी सामने आया। बॉर्डर ट्रेड स्लो हो गया, टेक्सटाइल और फूड सप्लाई चेन हिट हो गए और इंडियन एक्सपोर्टर्स को लॉस हुआ। और दोस्तों, सबसे बड़ा नैरेटिव का था एक पीएम का डेथ सेंटेंस, वो भी इन एब्सेंटिया साउथ एशिया में एक नया पॉलिटिकल प्रेसिडेंट सेट करता है। बांग्लादेश का क्राइसिस एक रिमाइंडर है कि इंडिया बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ बॉर्डर का नहीं दोस्तों, यह सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी का शेयर्ड इक्वेशन है। बांग्लादेश की सियासत दोस्तों एक बार फिर पूरी तरह बदल चुकी है। हसीना पर डेथ सेंटेंस, एंटरिम सरकार का उठना और नए पावर इक्वेशन, ये सब सिर्फ ढाका की कहानी नहीं। इसका इको भारत की सियासत, उसकी बॉर्डर्स और उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तक पहुंच चुका है। आज इंडिया एक मुश्किल क्रॉस रोड्स पर खड़ा है दोस्तों। एक तरफ वो लीडर है जिसे सालों तक दिल्ली का ट्रस्टेड अलाय माना गया और दूसरी तरफ एक पड़ोसी मुल्क का डिमांड जिसे इग्नोर करना भी बहुत आसान नहीं है दोस्तों। ये वो मूवमेंट है जहां इमोशंस नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट मैटर करता है। इंटरनेशनल रिलेशन का एक पुराना उसूल है, ना कोई परमानेंट दोस्त, ना कोई परमानेंट दुश्मन, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं दोस्तों। और भारत का इंटरेस्ट यही कहता है कि वो अपनी डिप्लोमेसी को गुस्सा, दोस्ती या पर्सनल लॉयल्टी पर नहीं, पर कोल्ड स्ट्रैटेजिक कैलकुलस पर चलाए। चाणक्य ने लिखा था कि राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होता है। आपकी नीति हमेशा राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। और यही बात आज की साउथ एशियन पॉलिटिक्स पर उतनी ही सही बैठती है दोस्तों। हसीना का वर्डिक्ट, बांग्लादेश का प्रेशर और इंडिया का केयरफुली क्राफ्टेड साइलेंस, ये सब इस रीजन का नया रियलिटी चेक है दोस्तों। अंत में सवाल सिंपल है, इंडिया को किस तरफ झुकना है? जस्टिस की तरफ या स्टेबिलिटी की तरफ, या अपने खुद का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की तरफ? दोस्तों, जो भी फैसला हो, पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, भारत को अपने डिसीजन सिर्फ एक प्रिंसिपल्स पर लेने होंगे, वो है राष्ट्र का हित सबसे पहले।